वबरकातुहू। फिर 7 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम 7.7 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस फार्मूलाज चेंज है। क्योंकि जब हमने लिक्विडिटी वाला चैप्टर किया था तो उसमें भी हमने 4 चीज़ें फाइंड की थी, जिसमें करंट एसेट था, करंट रेशो थी, क्विक रेशो थी, एब्सोल्यूट रेशो थी, वर्किंग कैपिटल रेशो थी। लेकिन इसमें हम जो 4 चीज़ें फाइंड करेंगे वो नीचे रिक्वायरमेंट में मेंशन है कि आपने टाइम इंटरेस्ट अर्न फाइंड करना है, डेट रेशो फाइंड करनी है, डेट टू इक्विटी रेशो फाइंड करनी है और डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ वाली रेशो फाइंड करनी है। ये 4 चीज़ें फाइंड करने के बाद फिर हमने एक एनालिटिकल टेबल बनाना है, जिस तरह हमने बनाया था लिक्विडिटी वाले में। वो सारा बना के परसेंटेज वगैरह सारा कुछ निकाल के फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। ये मुकम्मल प्रोसीजर जब हमने करना है तो ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर सोल्व तो नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी एक वाइट बोर्ड पिक है, उस पिक की मदद से ही हम इंशाल्लाह सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें हमें कैश अकाउंट रिसीवेबल्स दिए हैं, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, इंटेंजिबल्स है, प्रॉपर्टी प्लेस एंड इक्विपमेंट्स हैं, यानी टोटल एसेट्स की सारी डिटेल्स दी हुई है। फिर उसके बाद दूसरा है अकाउंट्स पेएबल है, बॉन्ड्स पेएबल है। उसके बाद प्रेफर स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग्स है, और ये हमें टोटल लाइबिलिटी का दिया हुआ है, जिसमें इक्विटी वगैरह की भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद कुछ सेल्स दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं, यानी फर्दर डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि टाइम इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला लगाना है। इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, इज इक्वल टू EBIT, यानी अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम था, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट था, ठीक है ना। अब इसके लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम के लिए हमने कहा था कि सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ठीक है। तो सेल्स हमें ये गिवन है, ठीक है, ये सेल्स गिवन है, ठीक है। सेल्स में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके भी देख लो, तो यही आएगा, ये जो ऊपर मेंशन है 95,000, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला इंटरेस्ट है 10,000, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए, ये 10,000 भी उन्होंने इंटरेस्ट इधर मेंशन किया हुआ है। तो पहले फार्मूले में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें हमें दी हुई हैं, अगर आप इसको सॉल्व करो तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। क्या करना है हमने, ईबी यानी टाइम इंटरेस्ट अर्न के लिए EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट था। तो EBIT किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शुमार होते हैं, ठीक है। ये किए, ये करने के बाद जो आंसर आया वो हमने EBIT में लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है वो लिखा, और इसको डिवाइड किया, और जो हमारे पास आंसर आया वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। 9.5 आया समथिंग, ठीक है, टाइम्स आया, 9.5 टाइम्स आया। फिर उसके बाद ये था एलन कंपनी का था। फिर दूसरी जो ब्रेकर कंपनी है, बारकर कंपनी है, फिर उसका भी इसी तरह ही करना है हमने, ठीक है। वही सेम सेल्स भी दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो सेम ही है। बस ये है कि कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद हमने इसका भी सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट रेशो है। तो डेट रेशो किस तरह सॉल्व करने, तो डेट रेशो से मुराद होते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ वगैरह। तो ये जो टोटल एसेट से नीचे हमारी सारी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दी हुई है। टोटल डेट्स में अकाउंट्स पेएबल आएगा, बाउंड्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल शॉर्ट टर्म होता है, बाउंड्स पेएबल लॉन्ग टर्म होता है। बाकी प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग ये इक्विटी में शुमार होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे एसेट्स एंड कैपिटल है, यानी 3,56,000 जो है, इसमें से हम प्रेफर्ड स्टॉक को भी माइनस करेंगे, कॉमन स्टॉक को भी, रिटेन अर्निंग्स को भी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा 1,60,000 रुपया, वो हम लिख देंगे टोटल डेट्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स हैं। अगर आप उसको माइनस भी ना करो, डायरेक्ट आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स को ही ले लो तो बेहतर है, ठीक है। 1,60,000 वो आ गया, और उसके बाद टोटल एसेट्स नीचे उन्होंने दिए हुए हैं। ये देखिए टोटल एसेट्स कितने, 3,56,000, तो वो भी हमने नीचे मेंशन कर दिए, ठीक है। एलन कंपनी के लिए उसको फिर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे 0.45 आंसर आया। फिर उसके बाद बारकर कंपनी का भी कुछ इसी तरह ही करेंगे। उसके भी सारे दिए हुए हैं, अकाउंट्स पेएबल शॉर्ट टर्म है, उसके बाद बाउंड्स पेएबल, ये बाउंड्स जो डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू को आप प्लस कर लें, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर सब ये टोटल अमाउंट है 9,85,000, इसमें से फिर ये जो है इक्विटी वाला पोर्शन जो है, प्रेफर्ड, कॉमन और रिटेन अर्निंग्स वाला, ये माइनस कर दें। जो आंसर आएगा वो आप इधर मेंशन करेंगे
बारकर कंपनी के, ठीक है, वो आते हैं 57,000, 5,75,000 आता है, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स था, तो नीचे उसके टोटल एसेट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, 9,85,000 उसके टोटल एसेट्स भी थी। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद फिर दोबारा आएंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास आता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते हैं, उसकी वैल्यू 1 लाख दी हुई है, ठीक है। ये रहा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पेएबल 1 लाख उसकी दी हुई है, ठीक है। और जो एलन कंपनी के 1 लाख दी हुई है, और बारकर कंपनी की कितने दी है, 4,10,000 दी हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल यही है, 1 लाख उसकी है, 4,10,000 उसकी है, ठीक है। तो अब उसके बाद इनके जो टोटल इक्विटी है, इक्विटी में हमारे पास कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, और हमारे पास आएगा रिटेन अर्निंग्स, वो भी सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। ये रहा, ये जगह प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग्स, इसके हिसाब से 1,96,000 बनता है, और इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट बनती है वो भी आपने कैलकुलेट करके लिख देनी है, ठीक है। लिखने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने ऐसे ही साथ मेंशन कर देना है, जो भी 0.15 आया और 1 आया, ठीक है। फिर उसके बाद डेट टू टेंजिबल नेट वर्थ, सेम ही चीज़ें हैं, सारा कुछ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी ऊपर वाले में हमने बॉन्ड्स की 1 लाख वैल्यू पुट करनी है, माइनस इक्विटी 1,96,000, माइनस इंटेंजिबल, इंटेंजिबल भी हमें गिवन है, ये रहा इंटेंजिबल, ये रहा इंटेंजिबल, ये रहा, ठीक है, ये रहा इंटेंजिबल, इसकी एक 11,000 वैल्यू माइनस करनी है, आइलैंड कंपनी में और बारकर कंपनी में 20,000 माइनस करनी है, ठीक है। फिर यही वैल्यूज पुट करके हमने क्या करना है कि इसका आंसर निकाल देना है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा डाटा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि अब टेबल किस तरह बनाए। टेबल के लिए जिस तरह हम लिक्विडिटी का बनाते थे, सबसे पहले हम नेम ऑफ रेशियो लिखते थे, फिर उसके बाद हम लिखते थे कि हमने किस साल का एनालिसिस किया, 2010-11 का, या हम कंपनी की रिपोर्ट जैसे 2023-24 की लिखते थे, फिर हम रिजल्ट्स लिखते थे, फिर रीज़न फॉर चेंज लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक टाइम है, यानी क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे थे, एक टाइम पे हम दो को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, यानी एक टाइम था लेकिन रिस्पोंडेंट दो थे। तो टेबल इसका हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेम ऑफ रेशियो, नेम ऑफ रेशियो में इन चारों का नाम लिखेंगे, कौन सा, टाइम इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है। उसके बाद डेट रेशियो है, फिर उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो है, फिर डेट टू इंटेंजिबल नेट वर्थ है, इन तीनों का नाम, चारों का नाम लिखें। उसके बाद आ जाएगा, जिस तरह हम 2023-24 लिखते थे, इसलिए हम कंपनी का नाम लिखें, एलन कंपनी और बारकर कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में लिखते थे फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल लिखते थे। तो हम क्या करेंगे कि रिजल्ट में दोनों कंपनियों का नाम लिखेंगे, रिजल्ट फॉर कंपनी, फर्स्ट कंपनी या कंपनी का एलन कंपनी लिख लें, और सेकंड कंपनी का नाम बारकर कंपनी, रिजल्ट फॉर बारकर कंपनी। अगर फेवरेबल है तो फेवरेबल इधर लिख दे, ठीक है, यानी बारकर कंपनी का, और अगर वो अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल में उसका आंसर लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आएगा रीज़न फॉर चेंज, रीज़न फॉर चेंज में हम बताएंगे कि हमने पार्कर कंपनी को या क्या एलन कंपनी को क्यों फेवरेबल और अनफेवरेबल का, उसकी रीज़न बताएंगे, और नीचे परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद जो लास्ट वन है कि फिर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, ठीक है। जब टेबल बन गया, सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें, इज द बारकर कंपनी इन पोजीशन टू टेक एडिशनल लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या वो ले सकता है। देखिए, जिसके जितने डेट्स कम होंगे उसको उतनी लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, लोन वगैरह चीज़ें मिल सकती है, लेकिन अगर उसके डेट्स कम नहीं होंगे तो कंपनी उसे लोन नहीं देगी, बैंक उसे लोन नहीं देगी। तो ये चीज़ें आपके आंसर पे मुनहसर करती हैं कि आप यानी डेट रेशियो को देखते हुए, क्योंकि जो इंटरेस्ट, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है, वो तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर है, ठीक है। और जो डेट रेशियो है वो कंपनी के लिए जितनी कम हो, कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए उतनी बेहतर है, ठीक है। फिर डेट टू इक्विटी रेशियो था, फिर डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ था, ये चीज़ें अलहदा थी, ठीक है। ये था यानी क्वेश्चन नंबर 7.7। लेकिन एक दफ़ा हम फिर दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल चार चीज़ें फाइंड करनी, एक टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है, फिर डेट रेशियो है, फिर डेट टू इक्विटी रेशियो है, फिर डेट टू टेंजिबल नेट वर्थ है। ये चार चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइम इंटरेस्ट अर्नड है, इसका फार्मूला क्या होता है, EBIT, यानी इंटरेस्ट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट होता है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल्स भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। हम क्या करेंगे कि सेल्स में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा वो EBIT में लिख देंगे एलन कंपनी के, क्योंकि एलन कंपनी का हम डाटा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेम ही फार्मूला लगा के हम बार्कर कंपनी का डाटा निकालेंगे, ठीक है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा वो हम EBIT में लिख देंगे। और इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी 10,000 रुपये गिवन है इसका एलन कंपनी का और 32,000 रुपये हमें गिवन है बार्कर कंपनी का। इस तरह क्या हो जाएगा कि टाइम इंटरेस्ट अर्नड की दोनों की वैल्यू भी आ गई और उसको कैलकुलेट जब करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। फिर डेट रेशियो के लिए हमने कहा था कि टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है, ठीक है। डेट से मुराद हमारी लाइबिलिटीज़ होती है जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होती है। अब यहाँ सारी लाइबिलिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। अभी लाइबिलिटीज़ में जो तीन चीज़ें हैं ना वो इक्विटी का हिस्सा है, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। आप इसको काउंट ना करें, आप इस तरह के टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दें या ओनली जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनको प्लस कर लें, ठीक है। इसका बनता है 1,60,000, वो आपने ऐड किया, टोटल डेट्स में आ गया एलन कंपनी का, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास है टोटल एसेट, तो टोटल एसेट ऑलरेडी 3,56,000 दिया हो, वो लिखा, वो लिख के बाद कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद अगर हम बात करें बार्कर कंपनी का, एक 65 था और 4,10,000 था। डेट रेशियो में ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना, बिल्कुल इसी तरह बार्कर और एलन कंपनी की भी कैलकुलेशन करनी। उसके बाद था डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें क्या था कि लॉन्ग टर्म डेट्स था डिवाइडेड बाय इक्विटी था, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, तो बॉन्ड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, वो 1,00,000 वैल्यू लिखनी है और 4,10,000 एलन कंपनी की 1,00,000 है और बार्कर कंपनी की 4,10,000 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या था हमारी इक्विटी, इक्विटी ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, प्रेफर्ड है, कॉमन और रिटेन अर्निंग से। ये वैल्यू लिखी एलन कंपनी की तीनों और ये बार्कर की कंपनी की, यानी लिख के फिर सारी कैलकुलेशंस हमने कर दी। करने के बाद ठीक है, क्योंकि फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए मैं ये चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ऊपर कौन सी चीज़ आएगी और नीचे कौन सी चीज़ आएगी, ठीक है। कैलकुलेशंस करके भी देख लो, करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेट टू इंटेंजिबल नेट वर्थ है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होगी, माइनस इंटेंजिबल करना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ऊपर क्या है क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, तो एलन कंपनी के अकॉर्डिंग आएगा हमारा बॉन्ड्स और बार्कर के अकॉर्डिंग आएगा 4,10,000, यानी ये वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद नीचे क्या है इक्विटी, इक्विटी में ये तीन चीज़ें प्रॉफिट, कॉमन, रिटेन अर्निंग्स, ये तीनों की वैल्यू लिखी। लिखने के बाद फिर माइनस इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल ऊपर हमें ये गिवन है, ठीक है। इंटेंजिबल एक एलन का 11,000 है और बार्कर कंपनी का 20,000 है, ठीक है। ये माइनस के जो जवाब आया सो हमने जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद जब टेबल बनेगा तो इस चीज़ को आप नोट कर ले। सबसे पहले तो आपने नेम ऑफ रेशो लिखना है, इन चारों रेशो के नाम लिखने हैं, ठीक है। नेम ऑफ रेशो के कॉलम बनाया, इन चारों के नाम लिखे। फिर उसके बाद आपने अगला कॉलम बनाना है ये आइलैंड कंपनी का, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने बार्कर कंपनी का बनाना है कॉलम, फिर उसके नाम लिखने हैं यानी उसके आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद जब हम लिखते हैं ना रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में भी आपने दोनों कंपनी के रिजल्ट्स लिखने हैं, यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल। फर्ज करें आपने देखा ना एलन कंपनी का रेशो बार्कर कंपनी की, यानी इंटरेस्ट, क्योंकि टाइम इंटरेस्ट अर्न में था कि जितना मैक्सिमम आंसर है उतना बेहतर है। अगर फर्ज करें एलन कंपनी का 7 है और बार्कर का 5 है, तो फेवरेबल कौन सी है कंपनी है, एलन कंपनी है, तो एलन कंपनी के रिजल्ट में आपने लिख देना फेवरेबल और बार्कर कंपनी के आपने रिजल्ट में लिख देना अनफेवरेबल, ठीक है। क्यों, फिर उसके बाद जो रिजल्ट हुआ चेंज भी आप बताएंगे एलन कंपनी का, कि एलन कंपनी को हमने क्यों फेवरेबल कहा, क्योंकि उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जो भी कम या ज़्यादा थी वो रीज़न आपने बतानी। और बार्कर कंपनी का भी आपने इसी तरह अलग से टेबल बना के ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। दोबारा से चीज़ सुन ले, सबसे पहले नेम ऑफ रेशो का कॉलम लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का लिखें, क्योंकि हमने कंपनी के जो आंसर्स है वो लिखने हैं। एलन कंपनी का एक कॉलम, बार्कर कंपनी का कॉलम, फिर उसके बाद हमने फेवरेबल फेवरेबल के लिए रिजल्ट का एक कॉलम बनाना था, तो रिजल्ट के लिए भी दोनों का कॉलम बनाए। एलन कंपनी का लिखें रिजल्ट फॉर या रिजल्ट ऑफ एलन कंपनी और बार्कर कंपनी का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रीज़न फॉर चेंज भी दोनों कंपनी के एक एक कॉलम बनाना है, ताकि दोनों की अलग अलग रीजंस बता दी जाए। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर उस कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका आपने आंसर देना है अपने जो सोल्यूशन यानी जो आपके आंसर्स आएंगे उनकी बेस पे, कि क्या ये कंपनी, अब इन्होंने क्या पूछा है कि इज़ द बार्कर कंपनी इन ए पोजीशन टू टेक एडिशनल लोन, क्योंकि सोल्यूशन नहीं देखा, प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये है कि कंपनी को क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन तभी मिलेगा अगर उसका डेट रेशो बेहतर होगा उस कंपनी का। यानी उन्होंने बार्कर कंपनी का पूछा हुआ, अगर हम आंसर देखें
तो डेट रेशियो ये रही। तो देखें, एलन कंपनी की जो डेट रेशियो 0.45 है, लेकिन बार्कर कंपनी की 0.58 है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उन्होंने क्या किया कि बार्कर कंपनी तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उसकी डेट रेशियो देखें, एज कम्पेयर टू एलन कंपनी ज़्यादा है, 0.58 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बार्कर कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो यानी टोटल डेट्स की रेशियो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एलन कंपनी। तो उसको नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन भी करना है उसके बाद, विच कंपनी हैज़ द बेटर लॉन्ग टर्म डेट पोजीशन। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म डेट पोजीशन एलन कंपनी के बेटर है, क्योंकि उसकी डेट रेशियो कम है। ठीक है, इस तरह एक स्टेटमेंट सर ने दो तीन स्टेटमेंट्स लिखवाई थी आंसर के लिए कि किस तरह उसको आंसर करना है इस स्टेटमेंट को। तो उसकी उम्मीद है कि वो स्टेटमेंट आपने लिखी भी होगी। ठीक है। ये चीज़ मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम था, लेकिन चीज़ें कोशिश की है आपको समझा दूँ। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई मसला हो, तो इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।